प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आइए आज हम चर्चा करें 1935 के अधिनियम के प्रमुख उपबंध या विशेषताओं की। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1935 का अधिनियम क्यों पारित किया गया था और इसमें 1919 के अधिनियम से आगे क्या दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले इस अधिनियम में ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रभुता स्थापित की गई। इस एक्ट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल को नहीं दिया गया। इस विषय में सारी अंतिम शक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास रखी गई। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडल कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए एक्ट में संशोधन की सिफारिश कर सकते थे। राज्य सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही रही और भारतीय जनता को नहीं सौंपी गई। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की समाप्ति की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर भारत मंत्री के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या 3 से 6 के बीच निर्धारित की गई। हस्तांतरित विषयों के संबंध में भारतीयों का नियंत्रण काफ़ी कम कर दिया गया, लेकिन जिन विषयों में गवर्नरों और गवर्नर जनरल को स्वैच्छिक स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त थी, उसमें भारत मंत्री का नियंत्रण पहले की ही भांति बना दिया गया। इसकी अगली जो प्रमुख विशेषता है वो थी गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित किया गया। इसके लिए गृह सरकार के अधिकारों में कमी करना आवश्यक था। भारतीय नेता इंडिया काउंसिल की कटु आलोचना करते थे, अतः इस अधिनियम के अंतर्गत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर इसके स्थान पर भारत परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या अधिक से अधिक 6 तथा कम से कम 3 निर्धारित की गई। भारत सचिव इनका परामर्श मानने को बाध्य नहीं था। भारत सचिव का उन मामलों पर नियंत्रण लगभग समाप्त कर दिया गया जो हस्तांतरित विषय थे तथा जिनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था। जिन विषयों में गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से कार्य करते थे, वहाँ भारत सचिव का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा। व्यवहारिक रूप में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय पक्ष कभी लागू ही नहीं हुआ तथा केंद्र का प्रशासन 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा। केवल प्रांतों में जहां पूर्ण स्वायत्तता दी गई, वहां उसके नियंत्रण में काफ़ी कमी आ गई। अगली विशेषता थी इसकी जो प्रमुख विशेषता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें 11 गवर्नर जनरल के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत और भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती थी: लिखित संविधान की सर्वोच्चता, दूसरी अधिकारों का विभाजन तथा न्यायपालिका की विशेष स्थिति। 1935 के अधिनियम में इन तीनों तत्वों को स्वीकार कर संघ योजना तैयार की गई। संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों में से 125
तथा संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। यह संघ 2 शर्त पूरी होने के पश्चात शाही घोषणा द्वारा स्थापित किया जाना था और ये 2 शर्तें थी। संघीय संसद के दोनों सदन सम्राट से प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए। दूसरा, इतनी देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दें कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो तथा जो संघीय राज्य सभा में 52 स्थानों से अधिक स्थानों के अधिकारी हों। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। प्रत्येक देशी रियासत को जो संघ में शामिल होना चाहती थी, एक प्रवेश पत्र या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। उस स्वीकृति लेख में वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिनके आधार पर वह संघ में शामिल होने को तैयार है। इस स्वीकृति लेख में उन सब शक्तियों का वर्णन होता था जो रियासत संघ को देना चाहती थी। संघ की समस्त इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज्य प्राप्त था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों को निर्धारित संख्या में या निर्धारित संख्या ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, अतः संघीय योजना क्रियान्वित ही नहीं हो सकी। इसके बाद है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया गया था उसे द्वैध शासन की संज्ञा दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, लेकिन इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, रक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, चर्च संबंधी मामले, कबायली क्षेत्र के मामले शामिल थे। इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छानुसार चला सकता था। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नियंत्रण नाम मात्र भी नहीं था। इन विषयों के प्रशासन में गवर्नर जनरल एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेता था, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। उनकी नियुक्ति सम्राट करता था तथा वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये केंद्रीय विधानमंडलों के दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे और उनकी बैठकों में भाग लेते थे, किंतु उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी। मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक था कि वे संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता था या त्याग पत्र देना पड़ता था। यद्यपि गवर्नर जनरल से यह आशा की जाती थी कि वह हस्तांतरित विषयों में मंत्रियों की सलाह से शासन चलाएगा, किंतु हस्तांतरित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए थे। अतः उचित व्यवस्था के नाम पर यह मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता था। 1919 के द्वैध शासन के कटु अनुभव के बाद भी इसे केंद्र में स्थापित करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार या शक्ति नहीं देना चाहती थी। भारतीय मंत्रियों को जो थोड़ी बहुत शक्तियाँ दी गई, उन्हें भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके आगे इसकी जो अगली विशेषता है
वो है संघीय विधानमंडल की निर्बलता। संघीय विधानमंडल के दो सदन थे, संघीय विधानसभा और संघीय राज्यसभा। संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य थे, जिनमें 125 स्थान देसी रियासतों को दिए गए। देसी रियासतों के प्रतिनिधि भारतीय नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य स्थानों, मुसलमानों व सिखों के सुरक्षित स्थानों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता था। इसमें 82 स्थान मुसलमानों को प्राप्त थे। इस प्रकार देसी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि, यानी जो व्यवहार में ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा ही मनोनीत होते थे, और मुसलमान सदस्यों को मिलाकर सरकार बड़ी सरलता से अपनी स्थायी बहुमत स्थापित कर सकती थी। इस प्रकार संघीय राज्यसभा में कुल 260 सदस्य रखे गए, जिनमें 104 स्थान देसी रियासतों को दिए गए और 6 स्थानों पर महिलाओं, अल्पमतों तथा दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाने थे। शेष 150 प्रतिनिधियों का चुनाव सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रीति से होता था। अतः संघीय राज्यसभा में भी सरकार अपना बहुमत स्थापित कर सकती थी। संघीय विधानमंडल की शक्तियों को अत्यंत ही सीमित कर उसे निर्बल बना दिया गया। विधानमंडल 1935 के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता था और ब्रिटिश संसद के कानूनों के विरुद्ध कोई कानून पास कर सकता था। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत विधेयक को इंग्लैंड की सरकार अस्वीकृत कर सकती थी। विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां भी अत्यंत सीमित थी। बजट के दो भाग थे, भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय और दूसरा शेष व्यय। भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय संपूर्ण बजट का लगभग 80% होता था, जिस पर विधानमंडल बहस तो कर सकते थे, किंतु उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता था। कोई भी वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान भी गवर्नर जनरल को कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार था तथा वह अधिनियम भी पास कर सकता था। गवर्नर जनरल के संकटकालीन अधिकार भी व्यापक थे। वह इस अधिनियम को स्थगित कर न्यायालय के अतिरिक्त समस्त अधिकार अपने हाथ में ले सकता था। वास्तव में विधानमंडल को निर्बल बनाने की अंग्रेजों की चाल थी, क्योंकि वे भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहते थे। प्रोफेसर कीथ ने ठीक ही लिखा है कि इस अधिनियम द्वारा एक और तो भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है, और दूसरी ओर संरक्षण और आरक्षणों की व्यवस्था कर अंग्रेजों को यह विश्वास दिलाया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। अगली विशेषता थी इसकी विषयों का बंटवारा या अधिकारों के विभाजन की नई पद्धति। इस अधिनियम द्वारा विषयों का विभाजन किया गया। जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे उन्हें संघीय सूची में रखा गया, जिसमें 59 विषय थे। जो विषय प्रांतीय हित के थे उन्हें प्रांतीय सूची में रखा गया, जिनमें 54 विषय थे। और जिन विषयों के संबंध में संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें 36 विषय थे। इस सूची के संबंध में यदि प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय विधानमंडल के कानून को माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल अथवा प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता था। विश्व के किसी भी संविधान में अधिकारों के विभाजन की ऐसी पद्धति नहीं थी।
विश्व के संघीय संविधानों में 2 पद्धतियां प्रचलित थी। प्रथम तो यह कि संघ के अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करके अवशिष्ट शक्तियां संघ की इकाई को सौंप दी गई थी, किंतु इस अधिनियम में संवर्ती सूची के संबंध में संघ को उच्चता दी गई और अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम की अगली विशेषता थी संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के अनुसार की गई। इसका मुख्य कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य उठने वाले तथा संघ और किसी इकाई के मध्य उठने वाले विवादों पर निर्णय देना तथा अधिनियम की धाराओं पर मतभेद हो जाने पर धाराओं की सही व्याख्या करना होता है। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो इन कार्यों को संपादित करे। यदि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले पर इसकी राय मांगे तो संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श भी दे सकता था, किंतु संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था तथा इसके द्वारा की गई अधिनियम की व्याख्या अंतिम नहीं थी। इसके फैसलों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में प्रिवी काउंसिल को न्याय समिति को अपील की जा सकती थी। ऐसे मामले जिनमें 1935 के अधिनियम की व्याख्या अथवा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सपरिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता हो और संघीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय दिया गया हो। ऐसे मामले जिनमें किसी रियासत के प्रवेश पत्र द्वारा संघ सरकार को दी गई कानूनी और कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार का प्रश्न उत्पन्न होता हो। तीसरा था संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों में संघीय विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने से जो मामले उत्पन्न हो, उपर्युक्त मामलों को छोड़कर शेष मामलों में प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति को अपीलें केवल संघीय न्यायालय की आज्ञा से ही की जा सकती थी। तो ये थी इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं। अगली विशेषताओं पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।